तो लिविंग वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चन देखिए, बताइए। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये विच ऑफ फॉलोइंग ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आंसर हो जाएगा सिस्टमैटिक्स, क्योंकि ब्रांच ऑफ साइंस बोला है, प्रोसेस नहीं बोला है। प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोलते हैं, वो भी क्लासिफिकेशन की। यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, हमसे बोला है ब्रांच ऑफ साइंस, तो आपका सिस्टमैटिक हो जाएगा। टैक्सोनॉमी ऑन नंबर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। देखो नंबर आएगा तो न्यूमेरिकल वर्ड आएगा, ठीक है। रुकिए, हाँ ये बताइए। एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स फोकस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, और या फिर सिस्टमैटिक इंकम्पासेस विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आइडेंटिटी। ये ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें सारी बातें उसने कह डाली है, ये स्टेटमेंट वाला। सिस्टमैटिक इज द प्रोसेस by which all the living organism can be classified into different taxa। सही है, पहला सही है। और दूसरा systematics takes in account evolutionary relationship between the organism। हाँ आखिरी बात थी, दोनों सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। organism are given scientific name because, organism को scientific name दिया जाता है क्यों, बताइए। ताकि उसका पूरी जगह पे एक ही नाम हो। इट इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, तभी तो सही होगा सेकंड। भाई साइंटिफिक नेम इसलिए दिया जाता है ताकि पूरे विश्व में एक ही नाम हो, जैसे IUPAC। ये बताइए जल्दी से, ABC क्या है? ये है जेनेरिक नेम, ठीक है ना। C गायब हो गया। अच्छा A और C पूछा है, A और C ही पूछा है, यानी कि ये हो जाएगा जेनेरिक नेम और वो हो जाएगा ऑथर नेम। रॉन्ग कह रहा, जो रूल थे ना उसके अकॉर्डिंग क्या रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ग्रीक नहीं, लैटिन, बाकी सब सही है, देख लो। ये बताइए कौन सा इनकरेक्टली रिटर्न है, ये छोड़ो, ये बताइए। आइडेंटिफाई द करेक्टली पेयर्ड ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सिस्टेमा नेचुरली लीनियस, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। गलत हो गया, बाइनोमियल नहीं था, बॉटनिकल। ये सही है और ये भी सही है। नहीं सही बताना है ना, तो ये सही है। ये वैसे भी गलत हो गया, यहां लिख दिया स्पीसीज और यहां लिख दिया जीनस रिस्पेक्टिवली, तो पहला सही हो गया, बाकी सारे गलत हो गए। और इसमें देखो ये क्या लगा है, हाँ तो गलत है। ये बताइए, ये नहीं, अभी आगे करेंगे। ये बताइए, ब्रिंजल बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम। कंसीडर द गिवन फैमिलीज सोलेनेसी, कैनेडी, फैलिडी, कन्वोवल्यूसी। मतलब कह रहा कितनी इसमें ऐसी है जो फैमिलीज हैं। देखो ये तो क्या है, फैमिली है। सोलेनेसी भी फैमिली है, ये दोनों क्या है, ऑर्डर है। या प्लांट की फैमिली की, एनिमल की। कैनेडी उसकी थी डॉग की, और फैलिडी किसकी, कैट, लायन, टाइगर। और ये क्योंकि इन्होंने बोला पॉलीमोनियल्स में बताओ, तो अरे रुकिए, तो बोलने हम बोल रहे हैं तो बोलिए, सुन नहीं रहे आप लोग। क्योंकि इन्होंने बोला प्लांट की बतानी है, अब ऑर्डर क्योंकि पॉलीमोनियल्स दिया है, तो PCS यानी पहला और चौथा। पिट्यूनिया एंड धतूरा, ये प्लेस रखा गया है कहां पे, सोलेनेसी में। किसके आधार पे, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, वही वाली लाइन उठाई गई है। फिर यहां पर ये वाला क्वेश्चन, करेक्टली डिस्क्राइब, डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द फैमिली। अब बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं है। कह रहा है इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा
with less number of similarity as compared to genus and species. नहीं, कह रहा है कि कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब नहीं है। पहला तो सही क्या लग रहा है, प्लांट इन प्लांट दे आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, और सोलेनम और धतूरा सोलेनेसी में आएगा, सही है। टाइगर एंड लियोपार्ड फैलिडी में आएगा, ये सही है। दूसरा, केवल फ्लोरल कैरेक्टर का, वेजिटेटिव कैरेक्टर, और ये रिप्रोडक्टिव दिया है तो दोनों होगा, सेकंड हो गया। ये पॉलीमोनियल्स और फ्लोरल कैरेक्टर, थर्ड वाला। टेक्सोनॉमिकल हियरार्की में क्लास इज द रैंक विच इज स्मॉलर देन, क्लास किससे छोटी है, फाइलम से छोटी क्लास। अब मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर, हाँ सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर होगा स्पीसीज लेवल पे। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, सही है। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, ये फाइलम मैमल में रखा गया, गलत, ये फाइलम नहीं है, क्लास है। ये फाइलम है कि क्लास, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। ये इन केस ऑफ प्लांट क्लास with few character are assigned to higher category are called as, प्लांट की बात कर रहा है, डिवीजन हो जाएगा। कह रहा है लार्ज, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट चलना है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट चलना है, थर्ड हो जाएगा। जीनस से बड़ा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, थर्ड हो जाएगा ये वाला। मैंगो एंड व्हीट के लिए क्या सिमिलर है, कह रहा है ना मैंगो और व्हीट इज सिमिलर, किस कैटेगरी में सिमिलर है बताइए। डिवीजन में सिमिलर है, बस डिवीजन में सिमिलर है, क्लास में भी सिमिलर नहीं, ओनली डिवीजन होगा। क्लास तो हो जाएगी डाइकॉट और वो मोनोकॉट। ऑड वन ऑफ फॉलोइंग स्पीस, कौन सा ऑड है, आप पोएसी, क्योंकि देखो ये प्लांट का दिया है, बाकी नहीं, एक मिनट ऐसा नहीं, रुक जाइए, ये ऑर्डर है। सेपिंडल्स ये फैमिली हो गई, ये भी फैमिली हो गई, तो ये ऑड किस लेवल पे है, नहीं पोएसी करते हैं तो ये फैमिली तो ये भी है, ये फैमिली हो गई, ये ऑर्डर हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि ये फैमिली है, ये तीनों ऑर्डर है। ये वाला नॉट करेक्टली मैच विथ फैमिली, कैट की फैलिडी है, डॉग की कैनेडी है, वीट की पोएल्स है, हाउस फ्लाई की मस्किडी है। हाँ पोएल्स जो है उसका ऑर्डर है, पोएल्स तो ऑर्डर हो गया ना, ये वाला नॉट करेक्ट। पहला सही है, फिर फैमिली, फैलिडी और कैनेडी को ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है, सही है। ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट क्लास, गलत हो गया, ये गलत हो गया भाई, क्लास तो एक ही है ना, मैमेलिया। एनाकार्डियेसी, पोएसी 2 डिफरेंट ऑर्डर में रखा जाएगा, सही है। ये करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर ऑर्डर, करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर ऑर्डर, मैन का ऑर्डर है प्राइमेटा, हाँ पहला ही है। हाउस फ्लाई का क्लास है, ये क्लास है, ये फैमिली है, और ये वीट जो है एंजियोस्पर्मी, तो ये उसका वो है डिवीजन, ये डिवीजन है, हमको ऑर्डर देखना है पहला, ये 24। कौन सा सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, डिसेंडिंग घटता हुआ, डिसेंडिंग पूछा है तो ये चौथा हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है ना इसमें। नेम ऑर्डर के आगे क्या लगाते हैं, एल्स, जैसे पॉलीमोनियल्स, ठीक है ना, तो ये हो गया क्लियर।
देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि क्लासिफिकेशन जो करते थे नॉन साइंटिफिक की साइंटिफिक, पहली बार और किसके आधार पे करते थे? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान। पहली बार किसने साइंटिफिक करना सिखाया? एरिस्टोटल। इन्होंने पहली बार साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने प्लांट को कितने भागों में बांट दिया? प्लांट को 3 भागों में बांटा, हर्ब, श्रब और ट्री। और इन्होंने मार्फोलॉजी के आधार पर बांटा था, ठीक है। और एनिमल को उन्होंने बांट दिया 2 भागों में, जिनमें आरबीसी होगी और जिनमें नहीं होगी। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहली बार साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हीं को बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को बोलते हैं। और लिनियस ने कितने किंगडम दिए थे? 2। पहला था किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी, 2 थे ये रहा। और ये जो 2 किंगडम दिए गए थे, ये किंगडम में बहुत सारी खामियां थी। क्या खामियां थी? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग नहीं किया गया था, यूनिसेलर मल्टीसेलर अलग नहीं किए गए थे, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक एक साथ रखे गए थे। ये सब खामियां थी। जैसे जैसे समय बीता तो चीजें चेंज हुई, हमारा थॉट चेंज हुआ, लिखा है ना। जैसे जैसे समय बीता तो इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, ये सब चीजें समझ आने लगी कि गलत है। और बहुत सारे जीव ऐसे भी थे जो किसी कैटेगरी में नहीं आते थे, उस समय की बात कर रहा है, मतलब जैसे फंजाई, जैसे प्रोटिस्ट, जैसे बाकी सारे जीव। तो 2 किंगडम काफी लंबे समय तक अपर्याप्त था, मतलब अधूरा था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पर्याप्त था कि अपर्याप्त, यानी इनएडुकेट था। अच्छा, फिर जैसे जैसे समय बीता तो पहले हम केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे ध्यान देते थे, मतलब केवल बाहरी कैरेक्टर पर ध्यान देते थे। अब धीरे धीरे हमने फील किया कि हमें दूसरे कैरेक्टर को भी वो लेके चलना चाहिए, जैसे सेल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल का नेचर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एम्ब्रियोलॉजिकल रिलेशनशिप, जेनेटिकल रिलेशनशिप, फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप, एनाटॉमिकल रिलेशनशिप, एक्सेट्रा में सब आ जाएगा। ये सारे लेके चलने होंगे। और क्लासिफिकेशन सिस्टम, लिविंग सिस्टम का में बदलाव आ गया, समय के अनुसार बदलाव आता चला गया। और जब बदलाव आता चला गया तो जो 2 किंगडम थे, आज की डेट पे वो 5 किंगडम हो गए हैं। आज की डेट पे कितने हो गए? 5 किंगडम, ठीक है। और कह रहा है पहले भी चेंज होता रहा है हमारा व्यू, और आगे भी होता रहेगा। क्या क्लासिफिकेशन आज के बाद आगे कोई किंगडम नहीं बनेगा? होगा, इवोल्यूशन होगा, चीजें बदलेंगी, बनेगा, लेकिन इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। देखो लिखा है समय के अनुसार अंडरस्टैंडिंग बदलती गई। फाइनल रिजल्ट ये आया हमारे पास। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटेकर। इन्होंने 5 क्राइटेरिया लिया। फार्मूला है RCPMT। फार्मूला है RCPMT। रिप्रोडक्शन, सेल कॉम्प्लेक्सिटी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और थैलस को आजकल बोल दिया गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो 5 कैरेक्टर के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया। फिर से सुन लीजिए, रिप्रोडक्शन, सेल कॉम्प्लेक्सिटी, फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन को आप चेंज करके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया है। इन्हीं के आधार पे ये टेबल बनाई गई। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम, तीसरा किंगडम, चौथा किंगडम, पांचवा किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले हमने सेल का टाइप देखा। इसमें दुनिया के सारे यूनिसेलुलर जीवों को रखा गया जो प्रोकैरियोट है। इसमें दुनिया के सारे यूनिसेलुलर जीवों को रखा गया जो यूकैरियोटिक है, और इनमें मल्टी, ठीक है। तो यानी प्रोकैरियोट्स को कितने किंगडम में रखा गया है? 2। प्रो पूछा था, प्रोकैरियोट्स को कितने किंगडम में रखा गया है? 1। यूनिसेलुलर को कितने में रखा गया है? मल्टी को कितने में रखा गया है? 3 में। ये एक क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि दुनिया के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट तो यहां, दुनिया के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट यहां, मल्टीसेलुलर को हमने कैरेक्टर के आधार पे तीनों में रख दिया है। अब सेल वॉल का नेचर भी देखा गया। देखो इनकी सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल नॉन सेलुलर होती है, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, जबकि प्रोटिस्टा में सेल वॉल केवल कुछ में प्रेजेंट होती है, सब में नहीं होती। फंजाई में
काइटिन की बनी होती है, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, और हम लोगों में सब में एब्सेंट होती है। तो बताइए, क्वेश्चन यहां से भी बना, सेल वॉल किसमें किसमें होती है? फंजाई में, प्लांटी में, मोनेरा में, ठीक है ना, मोनेरा में। सेल वॉल किसमें हो सकती है? सेल वॉल किसमें कभी नहीं होती? हाँ, तो ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, अब जो प्रोकैरियोट है वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जो यूकैरियोट है प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओनली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। इनमें बॉडी एक सेल की बनी थी, सेलुलर, इनमें बॉडी का लेवल सेलुलर, इनमें बॉडी मल्टी सेलुलर थी लेकिन टिश्यू बन गया, इसमें मल्टी थी, टिश्यू से ऑर्गन बन गया, इसमें टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया। यानी इवोल्यूशन साफ दिख रहा है, इवोल्यूशन साफ दिख रहा है। और एक बात और देखो, सारे ही प्रोकैरियो सारे ही कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक है, तो ऑटो हेट्रो, ये प्योर हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है, ये प्योर ऑटोट्रॉफिक है, और हम लोग भी प्योर हेट्रोट्रॉफिक है। यानी अगर पूछा जाए कि हेट्रोट्रॉफिक जीवों को कितने ग्रुप में रखा गया है? 2, एक ये, एक एनिमलिया, एक फंजाई। अगर पूछा जाएगा ऑटोट्रॉफिक को कितने में रखा गया? 1। और पूछा जाएगा दोनों न्यूट्रिशन किस में देखा जा सकता है? तो बताएंगे मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ये सब काम, ये क्लासिफिकेशन किस व्यक्ति ने किया था? आर.एच. विटेकर। कब किया था? 1969 में। और कौन सा किंगडम दिया? 5 किंगडम। और कितने किंगडम थे? 5। अभी पढ़ के आ रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मेन क्राइटेरिया कितना लिया था इन्होंने? 5। RCPMT, R फॉर रिप्रोडक्शन, C फॉर सेल स्ट्रक्चर या सेल कॉम्प्लेक्सिटी बोल दो, ठीक है, P फॉर फाइलोजेनेटिक, कहां गया ये फाइलोजेनेटिक, M फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और T फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते थे। और कह रहे टेबल को कंपेयर किया गया है 2.1 टेबल को, यानी ऊपर वाले की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है आज की डेट पे पता क्या किया गया है? आज की डेट पे किंगडम से भी बड़ा एक बना लिया गया है, किंगडम से बड़ी कैटेगरी डोमेन। और कितने डोमेन वाला सिस्टम दिया गया? 3 डोमेन, ठीक है। इन्होंने इस सिस्टम ने क्या किया है? मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया है, मोनेरा को 2 भागों में बांटा है। एक को बोलते हैं आर्किया, जिसमें आर्की बैक्टीरिया रखा गया है, उसको किंगडम बना दिया, और एक को बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया या बैक्टीरिया, ठीक है ना, एक को बैक्टीरिया। तो इसका मतलब मोनेरा को 2 किंगडम में बांट लिया गया है, एक पुराने वाले बैक्टीरिया, एक न्यू वाले बैक्टीरिया। पुराने वाले को आर्किया किंगडम में रखा गया है, बाकी बैक्टीरिया को हमने बैक्टीरिया वाले किंगडम में रख दिया। तो 2 किंगडम तो ये हो गए। अब 5 में से मोनेरा को 2 भागों में बांट लिया, और 4 बचे रह गए, तो 4 और 2 6। और उस किंगडम को नाम दिया यू, उसका डोमेन है यूकैरा। ये किंगडम नहीं है, सॉरी, डोमेन, ये तो डोमेन है ना। डोमेन आर्किया, आर्की बैक्टीरिया का है, डोमेन बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया का है, डोमेन यूकैरा, इसमें 4 किंगडम आ जाएंगे। कौन से 4 किंगडम आएंगे? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरीके से कितने किंगडम हो गए टोटल? 6। और डोमेन कितने हुए? 1 2 3, 3 डोमेन और 6 किंगडम। देखो लिखा भी है इन्होंने, मोनेरा को 2 डोमेन में बांटा गया, और रिमेनिंग को, यूकैरियोटिक किंगडम को हमने तीसरे डोमेन में रख दिया, और तीसरे डोमेन का नाम था यूकैरा। इस तरह से टोटल 6 किंगडम बन गए। यानी किंगडम से बड़ी पूछा जाए तो क्या बताएंगे? डोमेन, डोमेन। अब इन्होंने क्या बोला? वो ये, इससे क्वेश्चन कुछ नहीं आता, ये बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाह रहे थे मैं आपको बता देता हूं, एक नट सेल में ये बताना चाह रहे थे। पहले प्लांट के अंदर साइनोबैक्टीरिया रखे हुए थे, या बैक्टीरिया रखा हुआ था, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे। अब ब्लू ग्रीन एल्गी है, पहले बोल रहे हैं प्लांट में एल्गी, जबकि ये एल्गी है ही नहीं, ये है क्या? ये बैक्टीरिया है। तो आज की डेट पे हमने उसको उठा के कहां रखा है ना। वैसे ही फंजाई के पास सेल वॉल थी, तो हमने उसको प्लांटी में रख रखा था, अब हमने उसको उठा के कहां ट्रांसफर कर दिया?
हमने उसको अलग कर दिया, हमने रख दिया है किंगडम फंजाई में। इसी प्रकार से अमीबा हो या पैरामीशियम हो, ये सबको हम लोग ने कहां रखा था? एनिमलिया में। लेकिन आज की डेट पे कहां रखा गया? प्रोटिस्टा में, क्योंकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। तो यही चीज उन्होंने लिखी है। अच्छा, फिर इस तरह से और भी चीजें बता रहा है, कह रहा है जो क्लेमाइडोमोनास है या क्लोरेला है, ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, पहले प्लांटी में रखा हुआ था, लेकिन अब प्लांटी से निकाल करके हमने उसे प्रोटिस्टा में रख दिया। समझ भाई क्या बोला मैंने? मैं एक बार फिर बोलता हूं, देखो थोड़ा पढ़ देता हूं उसको। ये देखिए लिखा है, देखो जब हमने सेल वॉल का नेचर देखा तो हमको पता चला प्लांट में तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन फंजाई का कैरेक्टर क्या है कि फंजाई में काइटिन होना चाहिए, तो हमने उसको उस किंगडम से निकाल के एक नया किंगडम बना दिया। कौन सा? ऐसे ही दुनिया के जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको हम लोग ने निकाल के कहां रख दिया? किंगडम मोनेरा में। देखो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो था वो हमने प्रोटिस्टा में रख दिया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को हमने मोनेरा में रख दिया। कह रहे किंगडम प्रोटिस्टा जो है, इसमें और भी किंगडम आते हैं, इसमें और भी किंगडम के मेंबर आते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। पहले ये क्या माना जाता था? एल्गी। कहां रखा था? प्लांटी में। लेकिन दोनों के पास सेल वॉल भी है, फिर भी हमने उसे प्रोटिस्टा में रखा है, इनके साथ पैरामीशियम और अमीबा के साथ। ये पहले कहां रखे हुए थे? एनिमलिया में। तो कह रहा है ये मत देखो कि एनिमल है कि प्लांट है कि क्या है, आप उसको क्लासिफिकेशन में एक जगह दे दी गई स्पेसिफिक, उससे पता लगता है कि इवोल्यूशन किस क्रम में हुआ है। पहले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट बना, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट बना, फिर मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ बने, फिर मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ बने, फिर मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ बना जिसमें सेल वॉल गायब हो गई और जो मोटाइल भी हो गए, है ना? यही चीज बोल रहा है। अच्छा, कह रहा है हमने किस पर ध्यान दिया? हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनेटिक पर। और कह रहा है इसीलिए इतना अच्छा सिस्टम इवॉल्व होकर सामने आया, इतना अच्छा सिस्टम इवॉल्व होकर सामने आया, और बार बार वर्ड यूज कर रहा है क्योंकि हमने फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को काफी ध्यान में दिया। इन पर तो ध्यान दिया ही दिया, कह रहा है ना, हमने सिर्फ मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन और बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमने क्या लिया? फाइलोजेनेटिक, जो कि किस पर बेस्ड होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। ठीक है, दुनिया के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को किस किंगडम में रखा गया है? दुनिया के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को किस किंगडम में रखा गया है? मोनेरा। मोनो मतलब सिंगल, सोलो, मोनो मतलब सोलो, और सोल मेंबर है बैक्टीरिया। सोल मेंबर इज बैक्टीरिया। ये देखो, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। अच्छा एक बार बताओ, बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं ना, इतने छोटे कि नेकेड आई से नहीं दिखते। अब अगर नेकेड आई से नहीं दिखेंगे तो आप बताओ इनकी बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी कि कम? बहुत ज्यादा होती है। और अगर आपसे पूछा जाए किस लेवल पे होती है, आप बताना सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशनल बायोडायवर्सिटी दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी होती है? हाँ, इसकी होती है, मोनेरा की। तो क्या लिखा हुआ है? दे आर मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, क्यों? क्योंकि इतना छोटा है, तो हवा में, आपके कपड़ों पे हो सकता है, हमारे हाथ में हो सकता है। तभी हम लोग खाना खाने से पहले हैंड वॉश प्रॉपर्ली वॉश करते नहीं। आप क्यों रोज नहाते हैं? भाई हम लोग जिस बेड पे सो रहे हैं रोज वो बेड तो धुलता नहीं है ना? रोज इतना स्टरलाइज तो हम कर ही नहीं सकते। कोई मान लीजिए आपने एक शर्ट 2 दिन पहन ली, अब कल आप बाहर निकले, बैक्टीरिया चिपक गया, अगर आप नहाओगे नहीं तो क्या होगा? बॉडी पे जो बैक्टीरिया चिपके हुए, बैड बैक्टीरिया, वो हटेंगे नहीं, इससे इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह से आपने कोरोना में सब देखा ही, पूरे कपड़े स्टरलाइज करने पड़ते थे, वायरस वगैरह। तो बैक्टीरिया कहां होता है? हर जगह होता है। एक मुट्ठी मिट्टी में कितने बैक्टीरिया? हंड्रेड्स। एक मुट्ठी मिट्टी में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। और कह रहा है ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं, जैसे खौलते पानी में, जैसे डिजर्ट्स में, जैसे स्नो में, डीप ओशियन वगैरह में, सब जगह भी रह सकते हैं। और कह रहा है कई, ज्यादातर तो ये कैसे रहते हैं? पैरासाइट के रूप में, ज्यादातर पैरासाइट के रूप में होते हैं, क्योंकि अपना खाना ज्यादातर नहीं बना पाते, तो खाना हमसे ले लेते हैं।
देखो बैक्टीरिया ज्यादातर 4 शेप में पाया जाता है। 4 शेप में से पहला है कौन सा? राउंडेड, इसको बोलते हैं कोकस। रॉड शेप, इसको बोलते हैं बेसिलस। फिर ऐसे स्पाइरल, स्प्रिलियम, ये बना हुआ है स्पाइरल स्प्रिलियम। फिर कॉमा से विब्रियो। तो कितने शेप में एग्जिस्ट करते हैं? 4। और सेल वाले चैप्टर में भी दिया था। अब यहां से एक क्वेश्चन फिर आता है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत सिंपल। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। लेकिन उसका जो बिहेवियर है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि एक सेल में हजारों काम करने पड़ रहे हैं। एक सेल के अंदर हजारों काम करने पड़ रहे हैं। उसी को डाइजेशन करना पड़ रहा है, उसी को रिप्रोडक्शन करना पड़ रहा है, उसी को मेटाबॉलिज्म करना पड़ रहा है, उसी को ग्रोथ करना पड़ रहा है, उसी को डेवलप करना पड़ रहा है, उसी को मैच्योर होना पड़ रहा है। बहुत सारे लोड है उस पर। इसीलिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स। किसकी तुलना में? अन्य जीवों की तुलना में। और बैक्टीरिया इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव टाइप की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। आया हुआ क्वेश्चन है। बैक्टीरिया एक्सटेंसिव टाइप की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। और बैक्टीरिया, और देखो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सम आर ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, यानी अपना खाना खुद बना लेंगे, या तो इनऑर्गेनिक उससे सबस्ट्रेट से, या इनऑर्गेनिक का मतलब CO2 प्लस वाटर से सनलाइट की प्रेजेंस में बना लेंगे। अगर सनलाइट में बनाया तो फोटो ऑटोट्रॉफ, और अगर बिना सनलाइट के बनाया, केमिकल से बिना सनलाइट के बना लिया, तो कीमो ऑटोट्रॉफ। तो दोनों में ये समानता है कि दोनों में इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से ही खाना बनाएंगे। लेकिन अगर सनलाइट में बनाया, फोटो ऑटोट्रॉफ, बिना सनलाइट के बना लिया, कीमो ऑटोट्रॉफ। राइट। ज्यादातर बैक्टीरिया, देखो थोड़े बहुत थे ऑटोट्रॉफिक, ज्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ होते हैं। यानी कि ये दूसरों पर आश्रित रहेंगे। दूसरों पर किस पर? या तो मरी हुई चीजों पर, और या तो लिविंग चीजों पर। अगर लिविंग पे होंगे तो पैरासाइट बोलेंगे, नॉन लिविंग पे होंगे तो सैप्रोफाइट बोलेंगे। बोलो क्लियर है? बैक्टीरिया में 2 ही ग्रुप आता है, एक ओल्ड वाले, एक न्यू वाले। देखो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? ओल्ड वाले बैक्टीरिया, सबसे पुराने वाले बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बड़े स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये ऐसी जगह रह सकते हैं जहां बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन है। हार्श कंडीशन है मतलब विपरीत परिस्थितियां हैं। पृथ्वी पर पहले खौलता हुआ पानी था, पृथ्वी पे जीवन नहीं था। उस समय केवल यही बैक्टीरिया ऐसे थे जो उस समय पनप पाए। और इनके ये ऐसे बैक्टीरिया थे जिनका एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है। इस तरह के एंजाइम्स को हमने प्रयोग में वो यूज किया था पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और 3 स्टेप होते हैं पीसीआर में, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है ना। और पीसीआर का काम क्या था? एक डीएनए से हजारों लाखों डीएनए बना लेना, बिलियंस में डीएनए बनाना। 30 साइकिल में 1 अरब डीएनए बन जाता था। तो देखो लिखा है एक्सट्रीमली सॉल्टी हैबिटेट में पाए जाएंगे तो इसको बोलते हैं हेलोफाइट्स। हमने फार्मूला बताया था मेहता। हेमी मतलब मेथनोजन, H मतलब हेलोफाइल्स, और TA मतलब थर्मो एसिडोफिल। तो देखो सॉल्टी एरिया में जो पाए जाएंगे उनको हेलोफाइल्स, जो खौलते हुए पानी में पाए जाएंगे उसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल, जो दलदल में पाए जाएंगे उनको बोलते हैं मेथनोजन। अच्छा आर्की बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया से कैसे डिफर है? सेल वॉल के मामले में इनकी सेल वॉल इतनी अच्छी है, इतनी रजिस्टिव है कि ये हार्श से हार्श सिचुएशन में भी, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में भी क्या करती है? सरवाइव करने का मौका देती है। ध्यान दीजिएगा, यानी सेल वॉल विशिष्ट है, इसीलिए ये स्पेशल है। क्लियर? अच्छा मेथनोजन कहां पाया जाता है? पेट में। किसके पेट में? जुगाली करने वाले एनिमल्स में। जुगाली करने वाले को इंग्लिश में बोलते हैं रूमिनेटिंग एनिमल। तो रूमिनेटिंग एनिमल में पाए जाते हैं, जैसे गाय में और भैंस में। यानी गाय और भैंस के कंपाउंड स्टोमक में पाए जाते हैं, कंपाउंड स्टोमक के रूमेन में। चूंकि ये रूमेन में पाए जाते हैं तो वर्ड आया रूमिनेटिंग एनिमल। और ये हमेशा माउथ चलाते रहते हैं, और ये क्या करते हैं? इनके पेट में ही मेथनोजन पाए जाते हैं। तो जब गोबर करते हैं, जब वो यानी जब वो उनका गोबर बाहर आता है तो उसके साथ बैक्टीरिया भी बाहर आ जाते हैं। जब हम इन्हें गोबर गैस प्लांट में डाल देते हैं तो ये फर्मेंट कर जाते हैं, और फर्मेंट करके अपनी जनसंख्या को काफी तेजी से बढ़ाते हैं। और इतनी तेजी से बढ़ने के कारण एक बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी मेन गैस होती है मीथेन। ठीक है ना, वही लिखा है। They are responsible for the production of methane, that is biogas, from the dung यानी गोबर of these animal यानी काऊ एंड बुफेलो के गोबर से ये मिलता है। अच्छा गोबर का जो वो होता है प्लांट, वो कितने फीट गहरा होता है? 10 से 15 फीट। किसका बना होता है?
कंक्रीट का कौन सी दो संस्था उसको काफी प्रमोट कर रही है? केवीआईसी और आईरी। केवीआईसी का पूरा नाम खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और आईरी का पूरा नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यू बैक्टीरिया मॉडर्न बैक्टीरिया को बोलते हैं या ट्रू बैक्टीरिया को बोलते हैं। देखो यू बैक्टीरिया किसका दूसरा नाम है? ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज अनदर नेम ऑफ ट्रू बैक्टीरिया। क्या करेक्टर इनका है? सबसे बड़ी बात है रिजिड सेल वॉल। अभी तक ये वहां स्पेशल सेल वॉल, यहां रिजिड सेल वॉल, वहां स्पेशल, यहां रिजिड। और कह रहा है अगर ये मोटाइल होंगे तो क्या होगा? अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला होगा। और फ्लैजिला कौन सा वाला होगा? 9+0 की 9+2? फ्लैजिलिन प्रोटीन होगी कि ट्यूबलिन? फ्लैजिलिन प्रोटीन होगी कि ट्यूबलिन? अब इन्होंने क्या बोला, इसमें दो ग्रुप आ रहे हैं, एक साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ग्रुप है और एक कीमोसिंथेटिक आएगा। अभी दो आएंगे, पहला साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है और एक नीचे दूसरा ग्रुप आएगा जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, देखो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम बीजीए। बीजीए का पूरा नाम, इनमें क्लोरोफिल ए होगा जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है किसके? ग्रीन प्लांट के। क्लोरोफिल ए इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट की हायर प्लांट। जबकि जब आप वो पढ़ोगे ना, क्या पढ़ेंगे? हाँ यूग्लिना, तो उसमें क्या लिखा होगा? हायर प्लांट। उसमें हायर प्लांट लिखा है यूग्लिना में, यहां ग्रीन प्लांट लिखा है, उसमें हायर प्लांट लिखा है और ग्रीन एल्गी के लिए ग्रास ग्रीन कलर लिखा है। तो छोटा छोटा अंतर है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का सबसे बड़ा ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है कि मल्टी? मोनेरा में भूल के भी मल्टी मत बोल देना, मोनेरा तो यूनिसेलुलर है। अच्छा सर फिर कॉलोनियल क्यों लिखा है? कई सारी सेल मिलके एक कॉलोनी में रहने लगती हैं। सेल तो एक ही है लेकिन उन्होंने समूह बना लिया, उसको कॉलोनी कह रहे हैं। कई सारे फिलामेंट बना लेते हैं, जैसे ये नॉस्टॉक का फिलामेंट अभी देखते हैं फिगर। अच्छा कहां पाए जाते हैं? हर जगह सर, पानी में भी, लैंड पे भी, हर जगह पाई जा सकती है। अच्छा इनकी कॉलोनी बहुत चिकनी होती है जिलेटिन के कारण, जिलेटिन, और उधर लिखा जिलेटिन को ही बोल दिया म्यूसिलेजिनस सीथ। ये देखो, और ये किसका फिगर है? फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक। अच्छा इसकी सारी सेल ग्रीन है, ये सेल ग्रीन नहीं है, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। सिस्ट मतलब सेल, हेट्रो मतलब ऑड। ऑड सेल का नाम इसमें पाया जाता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम कुछ बीजीए में पाया जाता है, सब में नहीं। जिनमें पाया जाएगा वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देने को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी सारे बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कि कुछ करते हैं? बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस सीथ, उधर लिखा था। अच्छा क्या कह रहा है? ये अक्सर एल्गल ब्लूम कॉज कर देते हैं। क्या होता है एल्गल ब्लूम? जब देखो पानी में न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब पानी में न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाता है, बरसात का पानी बह के आता है, खेतों से यूरिया वगैरह ले आता है, नाइट्रोजन फास्फेट ले आता है, तो ये क्या कर देता है? उसकी तालाब की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे ये दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि कर करके वहां क्या करते हैं? उसकी ऑक्सीजन को वो कंज्यूम कर लेते हैं। ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे और पानी को सड़ा देंगे, ओवर क्राउड हो जाएंगे, पानी बदबूदार स्टिंकी हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा ग्रीन कलर की पूरी चद्दर चढ़ जाती है, उसको पानी बगल से निकलो बदबू आएगी ऐसे लगे, और जीव जंतु मर मर के तैरने लगते हैं, मछलियां वगैरह तैरने लगती है, बदबूदार हो जाती है। इसी को बोलते हैं क्या? एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम एक तरह का पानी का प्रदूषण है। कहते कुछ, देखो सम फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने को ही बोलते हैं वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसके लिए स्पेशल सेल चाहिए, स्पेशल सेल का नाम। और कौन से ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? नॉस्टॉक और एनाबिना, नॉस्टॉक और एनाबिना, याद रखिएगा। अच्छा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? ये इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, और जब कोई भी चीज ऑक्सीडाइज होगी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो एटीपी वो एनर्जी निकलेगी, ये उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं एटीपी में। देखो क्या लिखा है, सच एस नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, नाइट्राइट को कर लेंगे, अमोनिया को कर लेंगे, और क्या रिलीज कर लेंगे? एनर्जी, और एनर्जी से क्या बना लेंगे? एटीपी। इनका काम हो गया। और इसीलिए ये किसकी रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक वाले ज्यादा थे कि ऑटोट्रॉफिक वाले ज्यादा थे? हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा है कि ऑटोट्रॉफिक ज्यादा है? हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा है। देखो लिखा है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, मोस्ट अबेंडेंट है नेचर में। मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, सबसे ज्यादा है डिकम्पोजर्स यानी सड़ी गली चीजों पे रहते हैं। सबसे ज्यादा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं? डिकम्पोजर्स की तरह। अच्छा, और मनुष्य कल्याण के काम आते हैं, ये कई बार पूछा गया है कि मनुष्य के कल्याण में ऑटोट्रॉफिक वाले काम आ रहे हैं कि हेट्रोट्रॉफिक? हेट्रोट्रॉफिक वाले। जैसे दूध को दही में बदल रहे हैं, तो दही तो हम ही खा रहे हैं ना, विटामिन B12 ज्यादा होता है कि कम? तो मिल्क इज बेटर कि कर्ड इज बेटर? दूसरी बात, हमारे लिए एंटीबायोटिक बना रहे हैं, और हमारे लिए एंटीबायोटिक बनाते हैं और हम ही इनको इसी एंटीबायोटिक की मदद से मारते हैं ताकि हम बच सके, राइट। तीसरा, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। कौन वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? वो साइनोबैक्टीरिया थे, ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, ये वहां रहते हैं जड़ों में, गांठ बना लेते हैं। उसको बोला गया था क्या? लेग्यूम्स की नोड्यूल, द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम, सुना था कि नहीं? रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम। कुछ पैथोजेनिक होते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं हमें, जैसे क्या? जैसे आप बताइए, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा कॉलेरा हो जाएगा, उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज हम लोग ने पढ़े थे, निमोनिया, टाइफाइड, ठीक है ना, और भी बहुत सारे, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये सब वेल नोन डिजीज है जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया द्वारा ही होता है। क्लियर? बैक्टीरिया कैसे डिवाइड होता है? फिजन द्वारा। ये देखो, ये दिखाया गया है, डिवाइडिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये डीएनए है। अगर एक बैक्टीरिया का एक डीएनए दूसरे डीएनए में ट्रांसफर हो जाए तो इस मेथड को बोलते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया मेनली कैसे डिवाइड करता है? बाइनरी फिजन। अच्छा, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना लेगा? कभी भी अनफेवरेबल आ जाए स्पोर, अनफेवरेबल में स्पोर, फेवरेबल में बाइनरी फिजन। अच्छा, बैक्टीरिया में वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं होता, लेकिन इससे मिलती जुलती एक प्रक्रिया होती है जो अभी मैं समझा रहा था। मैंने कहा एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने इसी को एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए थे कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो क्या बोला है? बैक्टीरिया के अंदर एक किस्म का, एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डीएनए ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। क्या? गैमेट बनना जरूरी है, जाइगोट बनना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो लिखा है, ना तो गैमेट का ही लिखा है, ना तो ट्रांसपोर्ट जाइगोट। माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल मानते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। इसी को रफली पीपीएलओ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके माइकोप्लाज्मा ही एक ऐसा बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। तो देखो, सेल वॉल नहीं है, कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल, और ये सबसे छोटे लिविंग सेल माने गए हैं। साइज पूछा जाए 0.3 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ करके पूछा जाए 0.1 माइक्रोमीटर। अच्छा, और क्या लिखा है? ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। ये नहीं कह रहा है कि बिना ऑक्सीजन के ही जिंदा रहेंगे, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। कैन। फिर बोला गया मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, यानी बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।